विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। श्रोता मित्रों नमस्कार। आइए इसमें सुनते हैं फिर एक बार नोक-झोंक के अंतर्गत दो कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। विविध भारती से इन कार्यक्रमों का प्रसारण वर्ष 1979 में हुआ था। डॉक्टर शेरजंग गर्ग, आप हास्य व्यंग्य में कविताएं भी लिखते हैं और आपने हिंदी कविता के व्यंग्य पर शोध भी किया है। इससे पहले कि मैं आपकी कविताओं के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके नाम में मुझे एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। एक और तो शेरजंग, शेर से आप जंग करते हैं, बिल्कुल हिंसात्मक वृत्ति। दूसरी ओर गर्ग, ऋषि के संतान, सात्विक वृत्ति। तो ये जो आपके नाम में विरोधाभास है, कहीं आपके इस साहित्यिक काम में भी तो ये विरोधाभास नहीं है? इसी ने तो कहीं आपकी हास्य व्यंग्य की कविता को जन्म नहीं दिया? दरअसल बटुक जी, ये विरोधाभास नाम का तो है, लेकिन जहाँ तक हास्य व्यंग्य का सवाल है, उसमें तो विरोधाभास और विसंगतियों को ही पकड़ने की एक कोशिश आपको हर जगह मिलेगी। ठीक। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यंग्य रचना अगर किसी विसंगति पर प्रहार नहीं करती जी, या आक्रमण नहीं करती, तो वो अछूती रह जाती है। मतलब सर से होके गुजर जाए, वो हंसा ले, मनोरंजन कर ले, बहुत अच्छी लगे, लेकिन वो कहीं ऐसा लगता है कि व्यंग्य का काम उसने नहीं किया। कविता का, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने जनरंजन सज्जन प्रिय एहा, ठीक, कि जन लोगों का मनोरंजन भी करे मगर सज्जनों को भी प्रिय हो। तो सज्जनों की जब तक बात उसमें नहीं आएगी, तो मैं व्यंग्य को सज्जनों के साथ जोड़ता हूँ। मैं मानता हूँ कि व्यंग्य जो है वो सज्जन के लिए एक सबसे पवित्र हथियार है, क्योंकि वो किसी पर लाठी तो मार नहीं सकता और किसी की कमजोरियों को देखकर वो ज्यादा कोई और अनाप शनाप भाषा में बात नहीं कर सकता, लेकिन व्यंग्य जरूर कर सकता है और अपनी तकलीफ का बयान कर सकता है। अच्छा, इसी बात को मुझे लगता है कि आप कविता में कहना चाहते हैं। हाँ, एक छोटी सी कविता मेरी है, उसका मैं एक बंद पढ़ूंगा। अवश्य। उसका शीर्षक था धूर्त प्रमुख का चित्र। ठीक। अंतर पट पर लटका लो तुम धूर्त प्रमुख का चित्र, शीघ्र बड़े बन जाओगे तुम, मौज करोगे मित्र। वाह। तुम अपना युग धर्म निभाते मस्ती से विचरो और सफलता को भोली दुल्हन की तरह वरो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कुर्सी पर कोई बैठा हो उससे मगर डरो, करना हो तो बंद किसी सज्जन पर व्यंग्य का। बहुत अच्छा। गंदी नाली से लज्जित है गंगा परम पवित्र, अंतर पट पर लटका लो तुम धूर्त प्रमुख का चित्र। बहुत सुंदर। ये सज्जन की तरफ से आक्रमण किया गया है। ठीक, करना है तो बंधु किसी सज्जन पर व्यंग्य करो, या सज्जन ने व्यंग्य किया है। ठीक है, बहुत अच्छा है। रचना मेरा ये। इसी से एक प्रश्न पैदा होता है, और वो ये है कि आधुनिक परिवेश में हास्य व्यंग्य का जो योगदान है, उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? आधुनिक परिवेश में हमारा जो आज का साहित्य है, और आप भी इधर
रचनाकारों की चीजों को देख रहे हैं जी, तो बहुत गंभीर लिखने वालों की शैली में भी आप पाएंगे कि कहीं न कहीं तंज और कटाक्ष का एक अंदाज आपको दिखाई देगा। जी, तो इसका कारण यही है कि जो एक हमारी परंपरागत एक बहुत ही जिसे कहिए उदात्त रचनाओं के बराबर, क्योंकि उदात्त रचनाओं के लिए तो हमेशा स्थान है, बहुत महान और शाश्वत रचनाएं वही मानी गई हैं, लेकिन ऐसा होता है कई बार अच्छी चीजों को बचाए रखने के लिए कुछ कवच धारण करने पड़ते हैं, कुछ मूल्यों को बचाए रखने के लिए। तो व्यंग भी यही काम कर रहा है हमारा। कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो संस्कृति की धरोहर है, साहित्य की हैं, कुछ मानव मूल्यों की बातें हैं, उनको बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यंग का सहारा लिया जाए। और हमारे जो प्रबुद्ध लेखक हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि सारा जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो कमाल हो रहा है या उसमें गुंजाइश नहीं है, सफाई की बहुत है, लेकिन जो दृष्टि है जिन लोगों के पास वो यही काम कर रहे हैं और हास्य व्यंग के माध्यम से अपना सफाई करने का और लोगों को जागरूक बनाए रखने का और मानव मूल्यों के प्रति एक आस्थावान दृष्टि बनाए रखने का काम वो लोग कर रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, आपने जो भी बात कही उसको भी सामने रखते हुए और जो आपने शोध कार्य किया है उसको देखते हुए मैं आपसे एक बड़ा निजी सा प्रश्न कर रहा हूँ जी कि आपने दूसरे कवियों का तो मूल्यांकन किया है, तो आप स्वयं भी तो लिखते हैं हास्य व्यंग की कविताएं, आपने अपना भी मूल्यांकन किया कि नहीं किया? नहीं, दरअसल मैंने लोगों को हास्य व्यंग की रचनाएं करते हुए देखा, पढ़ा, खूब पढ़ा, प्रशंसा भी की, लोगों को रचनाएं उनकी सुनाई। तो जो मेरे मन में आया उसके बाद जो मैंने व्यंग रचनाएं लिखी तो मेरा ख्याल है कि वो लिखी और उनसे अलग होकर लिखने की कोशिश की या जो उनसे अच्छा लगा उसको ग्रहण किया। और ये मेरी कुछ कविताओं में जो मैं सुनाता रहा हूँ या लिखता रहा हूँ उनसे स्पष्ट हो जाता है कुछ, तो उसमें मूल्यांकन करने का तो सवाल मेरे सामने नहीं आया। अच्छा, स्पष्ट हो जाए इसके लिए आप कुछ कविताएं हमको भी सुनाने की कृपा करें। मैं एक दो कविताएं आपको जरूर सुनाऊंगा। ये पहली कविता छोटी सी है, इसका शीर्षक है अवसर। जी। हमारी जिंदगी में खुदकुशी करने के कई अवसर आए। वाह वाह। हमारी जिंदगी में खुदकुशी करने के कई अवसर आए हैं और हमने उन्हें टाल दिया है क्योंकि हम अवसरवादी नहीं। अच्छा किया आपने, मुझे कम से कम ये कविता सुनने का अवसर तो मिला। तो एक और मैं कविता सुना रहा हूँ, गजल छंद में मैंने ये लिखी है अपने बारे में, मतलब अपने परिवेश के लोगों के बारे में, अपने साथियों के बारे में, आत्मालोचना की गजल मैंने लिखी कि हम लोग क्या है जी। तो इसमें समाज की आलोचना भी आती है, व्यक्तियों की भी आती है, अपनी भी आती है। खुद से रूठे हैं हम लोग, अच्छा, टूटे फूटे हैं हम लोग। वाह। खुद से रूठे हैं हम लोग, टूटे फूटे हैं हम लोग, सत्य चुराता नजरें हमसे इतने झूठे हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर। सत्य चुराता नजरें हमसे इतने झूठे हैं हम लोग, इसे साध लें उसे बांध लें, ठीक, इसे साध लें उसे बांध लें, सचमुच खूंटे हैं हम लोग। इसे साध लें उसे बांध लें, सचमुच खूंटे हैं हम लोग। क्या कर लेंगी वे तलवारें जिनकी मूठे हैं हम लोग। क्या कर लेंगी वे तलवारें जिनकी मूठे हैं हम लोग। हमें अजायब घर में रख दो, हमें अजायब घर में रख दो, बहुत अनूठे हैं हम लोग। हमें अजायब घर में रख दो, बहुत अनूठे हैं हम लोग। हस्ताक्षर तो बन न सकेंगे, सिर्फ अंगूठे हैं। हस्ताक्षर तो बन न सकेंगे, सिर्फ अंगूठे हैं हम लोग, खुद से रूठे हैं। बहुत सुंदर।
तो गजल जो है ये तो असल में एक परंपरा के अगर आप ढंग से देखें तो ये कविता कुछ रूमानी कविता है। जी हाँ जी। आपने हास्य व्यंग में इसको किस प्रकार से पिरोया, कोई और गजल ऐसी सुनाएंगे आप? गजल का जो पूरा पवित्र भाव है उसे बनाए रखते हुए ये जरूरी है कि जो आज की विसंगतियां हैं उनको पूरी गंभीरता से उस ऐसे पॉपुलर मीटर में भी लोग लिखने की कोशिश करें जिससे जो जनता तक भी पहुंचे और बात जनता की हो लेकिन बारीक हो और उनकी संवेदनाओं को झकझोरती हो। अच्छा सुनाइए। तो हमने एक दो बार कोशिश की और मैं नहीं समझता कि कहाँ तक सफलता मिली, लेकिन एक दो मैं दो गजलें छोटी छोटी तो सुनाना चाहूंगा। ठीक। कांच निर्मित घरों के क्या कहने, वाह। कांच निर्मित घरों के क्या कहने, भुरभुरे पत्थरों के क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। झुक गए तानने के मौकों पर, झुक गए तानने के मौकों पर, ऊंचे ऊंचे सरों के क्या कहने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। झुक गए तानने के मौकों पर, ऊंचे ऊंचे सरों के क्या कहने। एक और है इसका शेर, जिनके होठों पे सिर्फ अफवाहें, ऐसे हमलावरों की क्या कहने। जिनके होठों पे सिर्फ अफवाहें, ऐसे हमलावरों की क्या कहने। ये तो एक गजल के कुछ शेर है। एक और मैं बटू जी सुनाना चाहूंगा, उसके भी 3-4 शेर। ये गंभीर गजल का नमूना मैं सुना रहा था, व्यंग्यात्मक और आज के परिवेश में। ठीक। मेरे समाज की हालत सही सही मत पूछ, मेरे समाज की हालत सही सही मत पूछ, कहाँ कहाँ से गया टूट आदमी मत पूछ। मेरे समाज की हालत सही सही मत पूछ, कहाँ कहाँ से गया टूट आदमी मत पूछ। सुकून ढूंढती आंखों में बेशुमार सवाल, हसीन आरज़ू आखिर कहाँ गई मत पूछ। ये व्यंग देखिए आप। हर एक शख्स है शामिल जहां नौटंकी में, बिल्कुल ठीक। हर एक शख्स है शामिल जहां नौटंकी में, वहां है काम दी ज्यादा या त्रासदी मत पूछ। हर एक शख्स है शामिल जहां नौटंकी में, वहां है काम दी ज्यादा या त्रासदी मत पूछ। अंतिम पंक्ति है कि खुदी के नाम पर खुदगर्जियों की बन आई। वाह। खुदी के नाम पर खुदगर्जियों की बन आई, महान देश ने कर ली क्यों खुदकुशी मत पूछ। मेरे समाज की हालत। बहुत। कोई आपने क्षणिक कविताएं भी लिखी हैं। क्षणिक से आशय मेरा ये नहीं है कि आज लिखी या कल समाप्त हो गई जी। बहुत कम पंक्तियों की, 2-3-4 पंक्तियों तक की कोई कुछ लिखी थी, कुछ मैं कोशिश करता हूँ। एक आपको पहले अवसर सुनाई भी थी, अवसर सुनाई थी कि हर कसौटी व्यर्थ अपनापन कसे कैसे। वाह, बहुत सुंदर। बन गए हैं मान के उपमान 2 पैसे। वाह 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 वाह। हर कसौटी व्यर्थ अपनापन कसे कैसे, बन गए हैं मान के उपमान 2 पैसे। एक कविता है मेरी, मारे गए गुलफाम। ठीक। तो एक जगह ऐसा हुआ था कि हम अकेले पड़ गए, कोई मतलब सब लोग विरोध में थे, हम अपने पक्ष में अकेले थे। तो और तो कुछ नहीं कर पाए, तो हमने कविता लिखी, मारे गए गुलफाम। खामोश नहीं रह सके, करने लगे विरोध बेवकूफी का। वाह। खामोश नहीं रह सके, करने लगे विरोध बेवकूफी का, बदले में सहना पड़ा क्रोध। बदले में सहना पड़ा क्रोध, यारों का प्यारों का, फूफा का फूफी का, पंडित का सूफी का। वाह। बदले में सहना पड़ा क्रोध,
यारों का, प्यारों का, फूफा का, फूफी का, पंडित का, सूफी का, अंत में मतदान होने पर। अंत में मतदान होने पर गुलफाम ने 2 वोट भी नहीं पाए। अंत में मतदान होने पर गुलफाम ने 2 वोट भी नहीं पाए, खुद से बेवकूफ कहलाए। वाह वाह वाह। तो ये अपने ऊपर ही व्यंग समझ लीजिए। नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा आत्मकथ्य था आपका, हमें आपसे पूरी पूरी सहानुभूति है। त्यागी जी, आपके नाम में जो ये पहला अक्षर है शशि जी, ये आपके नारी होने का भ्रम पैदा करता है। जी हाँ। आपको इसका कोई कभी कटु अनुभव या कोई सुखद अनुभव हुआ? जी साहब, एक संपादक को भी इसी तरह की गलत फहमी हुई थी मेरे नाम के बारे में। गलत फहमी? जी हाँ, जो भी समझ लीजिए। अच्छा, कैसे? तो मैंने उनको रचना भेजी थी जी, उसी के बारे में लिखा है कि संपादक का पत्र मिला, लिखा था रचना तुरंत छपेगी, सरस गीत लिखने में शशि जी सचमुच आप बड़ी पटु हैं। वाह। मैंने लिखा, देव मैं नर हूं, मेरा नाम शशि भूषण है। उत्तर मिला, खेद है हमको, रचना वह अब छप न सकेगी, भूषण शब्द कर्ण कटु है। तो मेरी बात ठीक ही निकली जी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप विवाहित हैं? जी हाँ। मतलब दामाद की स्थिति में आ गए आप? जरूर आए साहब। तो दहेज के बारे में क्या विचार है आपका? मैं तो साहब दहेज से भी कुछ आगे बढ़ गया हूँ। अच्छा, कैसे, जरा बताइए। ये देखिए, एक सास अपनी सहेली से अपने दामाद की तारीफ कर रही है जी, कि मेरा दामाद कितना निर्लोभी है। अच्छा। सासू एक सखी से बोली, है दामाद मेरा निर्लोभी। सासू एक सखी से बोली, है दामाद मेरा निर्लोभी। जब दहेज में सौंप रही थी, कहता था ये फ्रिज, ये कूलर, टाई, सूट बूट, ये हीटर, रुपया पैसा, कपड़ा जेवर, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। सचमुच में कुछ भी न ले गया। फिर कुछ दिन के बाद जो आया, रिश्ते वाला रुपया देकर बोला, लो यह भी वापस लो। और कहूं क्या, परसों की मैं बात त्याग की, परसों की मैं बात त्याग की। आधी रात गई जब वह आया निज घर से, मेरे चरण छुए, फिर मेरी कन्या का कर मुझे थमा कर सहसा बोला, इसको भी अपने संग रख लो, यह भी मुझको नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ पत्नी के संबंध में कोई नोक झोंक या कोई अनुभव सुनाइए। सर, मायके की बड़ाई। अच्छा, आप उस पर कुछ सुनना चाहते हो तो मैं जरूर सुनाइए। ये तो पत्नी देखिए, पत्नी मुझसे ऐठ रही थी। अच्छा। कि पत्नी ऐठ रही थी मुझसे, तुम किस बूते पर बनते हो? मैं टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, साड़ी, ब्लाउज, पैंट, अंगरखे, कुंडल, बाजू, बंटी का गलहार मायके से लाई थी। वाह। और तुम्हारे हित जाने मन, तुम्हारे लिए, और तुम्हारे हित जाने मन, बांस, बरंगे, चिमटे, बेलन, ऊंची एड़ी की चप्पल उपहार मायके से लाई थी। चीज तुम्हारी क्या घर में है, अब तक 6 बच्चे जन्मे हैं। चीज तुम्हारी क्या घर में है, अब तक 6 बच्चे जन्मे हैं। सच पूछो तो उनमें भी मैं 4 मायके से लाई। इस कविता के साथ ऐसा लगा कुछ जिसे हम बड़े ही बेतकल्लुफ हो गए जी, लेकिन समाज में तो एक तकल्लुफ की मर्यादा है, तो आप मानेंगे? अवश्य है जी। है ना? जी हाँ। तो आपका क्या अनुभव है इस संबंध में? वैसे मैंने साहब उस पर भी कलम चलाई है। अच्छा। अब देखिए, जैसे तकल्लुफ में आपका ये पर्स है आपके हाथ में, बटुआ, अगर मैं इसको कहूं कि साहब जरा ये किसका है बटुक जी, तो आप कहेंगे त्यागी जी आपका ही है। लेकिन अगर मैं कहूं तो इधर दे दीजिए, तो आप बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। ठीक। ऐसे ही कुछ मेरे घर में भी झगड़ा हुआ। अच्छा। तो कैसे हुआ कि कभी तकल्लुफ, इसी को औपचारिकता बीच में बता दूं, तकल्लुफ या फॉर्मेलिटी एक ही मतलब है। हाँ। कभी तकल्लुफ की भाषा भी कितनी महंगी पड़ जाती है। एक दिवस में पत्नी के संग टहल रहा था, मिले मार्ग में झाऊ मल जी, 2 लड़कों के कर पकड़े उनकी बीवी भी, 2 लड़कों के कर पकड़े उनकी बीवी भी। उत्सुकतावश पूछा मैंने, क्यों भगवान, ये राम लखन से 2 सुंदर किसके सुपुत्र हैं? तो अति विनम्रता, अतुल शिष्टता, औपचारिकता से बोले वे,
दोनों पुत्र आपके ही हैं। अति नम्रता, अतुल शिष्टता, औपचारिकता से बोले वे दोनों पुत्र आपके ही हैं। देर बाद कुछ लगे लौटने जब हम घर को, अनपढ़ पत्नी ने, मेरी अनपढ़ पत्नी ने पथ में गुस्से से पूछा, क्यों जी ये किसके बच्चे थे? क्यों जी ये किसके बच्चे थे? मैं बोला, श्री झाऊमल के। ये सुनते ही उबल पड़ी वे, झूठ बोलते तुमको शर्म नहीं आती है? उसने अभी तुम्हारे बच्चे बतलाए थे। और ये सच है, वरना उसकी बीवी यूं चुप खड़ी न रहती। और ये सच है, वरना उसकी बीवी यूं चुप खड़ी न रहती। झूठी बात कभी औरत सुन सकती है क्या? किंतु व्यर्थ है उस डायन को कुछ कहना जब अपना ही सिक्का खोटा हो। घर में फैमिली प्लानिंग की बातें करते हो और दूसरी तरफ फौज बढ़ती जाती है। तो देखिए मैंने क्या तर्क दिया। मैंने समझाया, पगली शिक्षित समाज में निजी वस्तु को सदा आपकी कहने का ढंग चला हुआ। मैंने समझाया, पगली शिक्षित समाज में निजी वस्तु को सदा आपकी कहने का ढंग चला हुआ। वे तपाक से बोली, हार मान जाऊंगी, कोई अपनी घरवाली को अगर आपकी कह दे तो। कोई अपनी घरवाली को अगर आपकी कह दे तो। मैं चुप था। सचमुच समाज इतना तो शिष्ट नहीं हो पाया। वे सिर पर आकाश उठाए रोकर चीखी, नहीं नहीं अब कुछ न सुनूंगी। मैंने बहुत बार देखा है, जब भी तुमने किसी व्यक्ति से संग खड़े बच्चे को पूछा, उसने उसको सदा तुम्हारा ही बतलाया। अब देखिए, अध्यापक होने के नाते मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि 7 बरस पहले झाऊमल की बीवी को, इसी को झाऊमल की बीवी को जब तुम रोज पढ़ाने जाते, कहते थे ट्यूशन करता हूं, कहते थे ट्यूशन करता हूं। हाय राम में कितनी पागल, तब जब सब था ठीक न समझी यह मामूली बात। आज जब बिगड़ गया सब, तब समझी हूं इंग्लिश में 2 बेटों को ट्यूशन कहते। बहुत अच्छा। अच्छा त्यागी जी को और जीवन का विशेष अनुभव या किसी एक विशेष स्थिति में आपने कुछ लिखा हो तो सुनाइए। जी साहब, जैसे आप लोग हंस रहे हैं जी, तो आपके मोतियों से दांत मुझको चमक रहे हैं। अच्छा, बड़ी इसी चीज को लेकर के मैंने प्रशंसा की, इसी बात की मेहरबानी ना। तो इसी को लेकर मैंने लिखा है कि दांतों का महत्व क्या है शरीर में, और अगर ये गड़बड़ा जाए तो क्या होता है। तो ये समझिए कि मेरे कवि मित्र के साथ ये घटना घटी है, उसी को मैंने लेकर लिखा है कि दांतों की गड़बड़ से किस पर क्या बीती थी सब सुन ले, ब्याही महिला खास तौर से अपने दांत अभी गिन ले। एक मित्र कवि की पत्नी का हुआ अचानक एक्सीडेंट, ऐसी टक्कर लगी हो गए अगले 4 दांत एब्सेंट। इसी वजह से पति से वे आयु में बड़ी सी लगती थी, इसी वजह से पति से वे आयु में बड़ी सी लगती थी, रिस्ट वॉच की तुलना में दीवाल घड़ी सी लगती थी। कवि जी गए बाजार एक दिन, पूरी अकल दिखाए। आप समझ गए हम लोगों में कितनी होती है कि पूरी अकल दिखाए। लाना था बनियान मगर धोखे से ब्लाउज ले आए। पत्नी क्रोधित, ब्लाउज ले, पति संग दुकान पहुंची फौरन। पत्नी क्रोधित, ब्लाउज ले, पति संग दुकान पहुंची फौरन, और जाते ही दुकानदार का उसने बजा दिया हॉर्न। बोली, इसको मर्द पहनता है क्या? ए लाला जी, 2 उत्तर। लाला भी था खेला खाया, उनसे यूं बोला हंसकर, पहनेगा झकमार बहन जी, पहनेगा झकमार बहन जी, खुद कर्मों को रोता रोता, जब देखेगा इस दुकान पर बिका माल वापस नहीं होता। हमें बेचने से मतलब है, अगर लाभ कुछ पा सकते हैं, ब्लाउज की क्या बात, मर्द को चूड़ी भी पहना सकते हैं। हमने 2 डिब्बे बांधे थे, पता नहीं यह क्या ले दौड़ा। पति के लिए कह रहे हैं कि हमने 2 डिब्बे बांधे थे, पता नहीं यह क्या ले दौड़ा। इसका था कर्तव्य कि देखे क्या पाया है और क्या छोड़ा। शायद जब ये था दुकान पर, महिला ग्राहक आई होंगी, इसको ब्लाउज मिला अगर तो वे बनियान ले गई होंगी। अब देखिए पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा विशेष कि इतना गुस्सा सिर्फ बहन जी हम पर ही तुम मत लाओ,
इतना गुस्सा सिर्फ बहन जी हम पर ही तुम मत लाओ, करे न गलती फिर अपने इस पुत्र को भी समझाओ। तुम मम्मी हो इसीलिए क्या पार्ट ले रही हो इसका, इस बूदम का, अभी गया है पूरा चार्ट बिगड़ जिसका। तो वह चीखी, दांतों के कारण तू ऐसी बातें करता है, यदि मैं इनकी मम्मी हूं तो पत्नी क्या फिर तू लगता है। सुंदर। शशि जी, ये मुझे ऐसा लगा जी कुछ मुहावरों की ओर भी आपकी रुचि है जी, कि क्या किसी विशेष मुहावरे को या मुहावरों को लेकर भी आपने कुछ लघु कविताएं लिखी हैं? हाँ साहब, मैंने लिखा है और मेरा दावा है कि और कोई कवि इतना अच्छा लिख नहीं सकता, और अगर लिख ले तो मैं उसका कर क्या लूंगा। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। देखिए तो हमें सुनाइए आप। एक सुना रहा हूं, दाल न गलना काम न बनना। ठीक। सास को घर आई देखकर बहू ने कहा, बुढ़िया तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी। सास को घर आई देखकर बहू ने कहा, बुढ़िया तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी। बुढ़िया ने सोचा पानी खराब होगा। बुढ़िया ने सोचा पानी खराब होगा, या तो कच्ची रहेगी या जलेगी। बोली कोई बात नहीं बेटी, मैं सब तरह निभा लूंगी, तेरी बनाई तो गल जाएगी, तेरी बनाई खा लूंगी। सुंदर। दूसरा है, देखिए उसका नाम नहीं बताता मैं, आप खुद ही देख लेंगे। देख लो ससुर जी, आपकी बेटी मधुमालती बच्चों के सामने मुझे घास नहीं डालती। ससुर जी लगाकर पालती, बोले ना मधुमालती कुछ तो देखा भाला कर, ये खाता है तो डाला कर। ये घास डालने वाली जो आपने बात कही है जी, इससे लगा मुझे कि आपकी बड़ी निजी गहन अनुभूति है ये जी। बड़ा आनंद आया जी। तो कवि सम्मेलनों में तो आप जाते ही होंगे जी। तो कवि और संयोजक का भी कोई रिश्ता किसी प्रकार का बनता है, उस पर भी कुछ लिखा कभी आप? हाँ साहब, देखिए एक यशस्वी कवि से मिलने पहुंचा था मैं, मगर देखिए मैं तो उनसे क्या कहता था, वे नौकर से क्या कहते थे। हेलो मित्र, क्या हाल चाल है? रामू इनको पानी ले आ। आया हूँ संयोजक बनकर, अब तो चाय चलेगी रामू, बढ़िया 2 कप ले आ भाई। देता हूँ आपको निमंत्रण, बिस्कुट भी ले आना रामू। और बताऊं, सम्मेलन की अध्यक्षता भी तुम ही करोगे, हलवा भी ले आना रामू, अलमारी से किशमिश वाला। एक शर्त है, अध्यक्षता के लिए हमें यदि कोई ऊंचा कवि न मिला तो हलवा रहने देना रामू, बस बिस्कुट ही चल जाएंगे। कवि सम्मेलन मगर हमारा पूरे 5 साल बाद है, बिस्कुट भी रहने दो रामू। पहला सम्मेलन है, पैसा कतन नहीं दे सकते, काली पानी ले रामू। सम्मेलन तो बहुत दूर है, सोचा कुशल पूछ लूं जाकर, रामू अब पानी भी मतला, रामू अब पानी भी मतला, हम है कुशल इसे दे बतला, धक्के देकर मारता बच्चा, आया बड़ा कुशल का बच्चा। विविध भारती के 50 सालाना सफर में समय के कितने ही मोड़ आए, कार्यक्रमों ने कितनी ही करवटें बदली, और न जाने कितने कितने सैकड़ों लाखों श्रोता विविध भारती प्रसारण सेवा से जुड़े। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम, ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं
पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए, यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर, ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। दोस्तों, स्वर्ण जयंती वर्ष पर हमने शुरू किया है स्वर्ण स्मृति कार्यक्रम। दोस्तों, छायावाद और उत्तर छायावादी समय के महत्वपूर्ण रचनाकार रहे हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। उनका जीवन जबलपुर में बीता और आपको ये बता दें कि अंचल जी की जो आवाज हम आपको अभी सुनवाएंगे वो आकाशवाणी जबलपुर में रिकॉर्ड की गई थी। अंचल जी की एक मशहूर कविता की कुछ पंक्तियां हमें याद आ गई। दिन भर के कार्यभार से थक जाता होगा जूही सा तन, श्रम से कुम्हला जाता होगा मृदु कोका वेली सा आनन। बहरहाल, मैं क्या पढ़कर सुनाऊं, चलिए उन्हीं के स्वर में सुनते हैं उन्हीं की कविताएं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है खुले शिशिर की शाम घटा। तुमसे कितनी मिलती जुलती खुले शिशिर की शाम घटा, तुमसी नहीं बरसती मुझ पर यह जल की अविराम घटा। तुमसे कितनी मिलती जुलती खुले शिशिर की शाम घटा, तुमसी नहीं बरसती मुझ पर यह जल की अविराम घटा। कच्ची धूप तनिक सी निकले तो शर्मा शर्मा जाए, उड़ते विहगों की टोली में ठिठके और लजा जाए। सहसा हवा चले तो खुशबू से खेले बाहें खोले, दूर देश की लहर उठे तो ठिठकी बौराई डोले। गोरे सपनों की जैसे हो नीली नीली घनी लड़ी, तुम्हें देखता ही रह जाऊं मेरी तृष्णा बहुत बड़ी। पवन परस से मुंह पर आ जाती मेघिल अविराम लटा, तुमसे कितनी मिलती जुलती खुले शिशिर की शाम घटा। कच्ची धूप तनिक सी निकले तो शर्मा शर्मा जाए, उड़ते विहगों की टोली में ठिठके और लजा जाए। सहसा हवा चले तो खुशबू से खेले बाहें खोले, दूर देश की लहर उठे तो ठिठकी बौराई डोले। गोरे सपनों की जैसे हो नीली नीली घनी लड़ी, तुम्हें देखता ही रह जाऊं मेरी तृष्णा बहुत बड़ी। पवन परस से मुंह पर आ जाती मेघिल अविराम लटा, तुमसे कितनी मिलती जुलती खुले शिशिर की शाम घटा। थमी हुई आलोक लहरियां तुमको छूकर खुल जाती, मुंह पर बंधनवार सजाती मोती और मुकुल लाती। मुंदी गगन की पलकें भीगे तारों की चितवन लेकर, रंगे सांवरे द्वार नयन के तुमने कब खोले पल भर। सिक्त नीलिमा के शिखरों से वो न कभी नीचे उतरी, तुमने मुझको कब पहचाना तुमने मेरी आस हरी। सदा कुंवारी
नीले सीपों की घाटी की नई छटा, तुमसे कितनी मिलती जुलती खुले शिशिर की शाम घटा। थमी हुई आलोक लहरियां तुमको छूकर खुल जाती, मुंह पर बंधनवार सजाती, मोती और मुकुल लाती। मुंदी गगन की पलकें भीगे तारों की चितवन लेकर, रंगे सांवरे द्वार नयन के तुमने कब खोले पल भर। सिक्त नीलिमा के शिखरों से वो न कभी नीचे उतरी, तुमने मुझको कब पहचाना, तुमने मेरी आस हरी। सदा कुंवारी नीले सीपों की घाटी की नई छटा, तुमसे कितनी मिलती जुलती खुले शिशिर की शाम घटा। वर्षा बीती शरद सो गया, जागी तुहिनों की परियां, जागी नई भव्यता तुममें और नई सुषमावलियां। तुमसी दूर दूर रहती है यह मदमाती मानवती, केवल मुग्ध पुलक की सिहरन को दाबे रहती हंसती। वर्षा बीती शरद सो गया, जागी तुहिनों की परियां, जागी नई भव्यता तुममें और नई सुषमावलियां। तुमसी दूर दूर रहती है यह मदमाती मानवती, केवल मुग्ध पुलक की सिहरन को दाबे रहती हंसती। कच्चे रंगों सा घुल घुल जाता, कच्चे रंगों सा घुल घुल कर थम जाता मन का मरमर। दुर्बल मेरे पंख तुम्हारा ऊंचा कितना रूप शिखर, तुमसी नहीं सोचती यह चातक ने कितना नाम रटा, तुमसे कितनी मिलती जुलती खुले शिशिर की शाम घटा। कच्चे रंगों सा घुल घुल कर थम जाता मन का मरमर, दुर्बल मेरे पंख तुम्हारा ऊंचा कितना रूप शिखर, तुमसी नहीं सोचती यह चातक ने कितना नाम रटा, तुमसे कितनी मिलती जुलती खुले शिशिर की शाम घटा। दूसरी कविता का शीर्षक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कह रहा है, जन्म लेना ही पड़ा एकांत दर्पण में मुझे, आ गई जब छवि प्रसू आकृति किसी की सामने। फूलना ही पड़ गया मुझको विवाह के वृंत पर, स्तब्ध छाया पिंड को गति दी उसी के गान ने। जन्म लेना ही पड़ा एकांत दर्पण में मुझे, आ गई जब छवि प्रसू आकृति किसी की सामने। फूलना ही पड़ गया मुझको विवाह के वृंत पर, स्तब्ध छाया पिंड को गति दी उसी के गान ने। झिलमिलाना ही पड़ा मुझको क्षणिकता में चमक, थी मिली जिसमें छटा सतरंगिनी सूरमुखी। रह गया मैं मुग्ध अपनी रंजना में ही चकित, कर न पाई काल निर्ममता मुझे कण भर दुखी। जाना ही पड़ा मुझको क्षणिकता में चमक, थी मिली जिसमें छटा सतरंगिनी सूरजमुखी। रह गया मैं मुग्ध अपनी रंजना में ही चकित, कर न पाई काल निर्ममता मुझे कण भर दुखी। लुप्त होना ही पड़ा इस रंगशाला से मुझे, शून्यता के दिगंतों तक धंसे फैलाव में। कुछ मुझे जाना पड़ा इस दर्पणी आलोक से, नव्यतर सौंदर्य रूपों के बनाओ रचाओ में। लुप्त होना ही पड़ा इस रंगशाला से मुझे, शून्यता के दिगंतों तक धंसे फैलाव में। कुछ मुझे जाना पड़ा इस दर्पणी आलोक से, नव्यतर सौंदर्य रूपों के बनाओ रचाओ में। बुझ गई जब वर्तिका सहसा छली नेपथ्य की, धार में जलबिंदु जैसा मैं ढरक कर सो गया। एक चित्रित स्वप्न जैसा ही यवनिका से सटा, मैं बदलते दृश्य में आया गया सा हो गया। तीसरी कविता का शीर्षक है ओ मेरे मन के अविनाशी। मेरे विश्वासों में उतरो ओ मेरे मन के अविनाशी, मेरे पतझर के कूलों में उतरो सब दिन के मधुमासी। मेरे विश्वासों में उतरो ओ मेरे मन के अविनाशी, मेरे पतझर के कूलों में उतरो सब दिन को मधुमासी। तुमने मेरी उत्कंठा में ये कैसी मादक लौ धर दी, अकुलाए याद भरे मन में गीतों की तन्मयता भर दी। कब सीख भली विधि पाया था मैं प्राण जलाना तिल तिल कर, कवि की सौंदर्य पिपासा तुमने
पूजा में परिणत कर दी। इस मरु की धरती पर बरसों बरसों ओ मेरे आकाशी, मेरे विश्वासों में उतरो ओ मेरे मन के अविनाशी। मेरे विश्वासों में उतरो ओ मेरे मन के अविनाशी, मेरे पतझड़ के कूलों में उतरो सब दिन के मधुमासी। तुमने मेरी उत्कंठा में यह कैसी मादक लौ धर दी, अकुलाए याद भरे मन में गीतों की तन्मयता भर दी। कब सीख भली बिछ पाया था मैं प्राण जलाना तिल तिल कर, कवि की सौंदर्य पिपासा तुमने पूजा में परिणत कर दी। इस मरु की धरती पर बरसों बरसों ओ मेरे आकाशी, मेरे विश्वासों में उतरो ओ मेरे मन के अविनाशी। मैं ढूंढ रहा अपने दिल में बहती तृष्णा का छोर यहाँ, पहचान नहीं पाया अब तक खोए मन का विश्राम कहाँ। भटकी भटकी सी फिरती हैं ये कैसी बिछड़न की छाहें, प्यासी मेरी लघुता प्यासी, प्यासे जीवन का छोर कहाँ। मैं ढूंढ रहा अपने दिल में बहती तृष्णा का छोर यहाँ, पहचान नहीं पाया अब तक खोए मन का विश्राम कहाँ। भटकी भटकी सी फिरती हैं ये कैसी बिछड़न की छाएं, प्यासी मेरी लघुता प्यासी, प्यासे जीवन का छोर कहाँ। मेरे अवशेषों में उतरो मेरे ओ उज्ज्वलता के अधिवासी, मेरे विश्वासों में उतरो ओ मेरे मन के अविनाशी। मैं ढूंढ रहा अपने दिल में बहती तृष्णा का छोर यहाँ, पहचान नहीं पाया अब तक खोए मन का विश्राम कहाँ। भटकी भटकी सी फिरती हैं ये कैसी बिछड़न की छाएं, प्यासी मेरी लघुता प्यासी, प्यासे जीवन का छोर कहाँ। मेरे अवशेषों में उतरो ओ उज्ज्वलता के अधिवासी, मेरे विश्वासों में उतरो वो मेरे मन के अविनाशी। मेरे संशय संशय में तुम अपना संकल्प जगा जाते, सुख दुख की इन अनुहारों को कितनी रंगीन बना जाते। पूरी न अभी तक हो पाई अधगूंठी आंसू की माला, मेरे मन में उमड़े जल को क्यों इतना निष्फल कर जाते। मेरी जलधारों में गूंजो रस के जलधर अंतरवासी, मेरे विश्वासों में उतरो वो मेरे मन के अविनाशी। मेरी आसक्ति बने निष्ठा, ममता अर्पित हो भक्ति बने, बिन जाने बिन अनुमाने जीवन की सीमा ही शक्ति बने। तुम पूर्ण अमरता में अपनी है मुग्ध अधूरापन मेरा, मेरी चंचलता की उल्का तुम तक पहुँची अनुरक्ति बने। बंध जाओ मेरे सपने में वो मेरे रागी सन्यासी, मेरे विश्वासों में उतरो वो मेरे मन के अविनाशी। मेरी चंचलता की उल्का तुम तक पहुँची अनुरक्ति बने। बंध जाओ मेरे सपने में ओ मेरे रागी सन्यासी, मेरे विश्वासों में उतरो वो मेरे मन के अविनाशी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामेश्वर शुक्ल अंचल की ये कविताएं। आपको बता दें, इन कविताओं की रिकॉर्डिंग हुई थी आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र पर। दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। विविध भारती के खजाने में कुछ ऐसे स्वर्णिम मोती हैं जिनसे आप पहले कभी न वाकिफ हुए हों। हो सकता है इन्हें कभी कभार आपने सुना भी हो। बहरहाल, लंबी चौड़ी भूमिका न बांधते हुए आपको सुनवा रहे हैं एक हास्य गीत, मुझे शादी नहीं करनी। लेखक हैं बीके पुरी, स्वर हरीश भारद्वाज और नरेंद्र कौर के। ओ मेरी होने वाली सास, कर ले तू मेरा विश्वास। मेरी होने वाली सास, कर ले तू मेरा विश्वास। मेरी होने वाली सास, कर ले तू मेरा विश्वास। मैंने शादी नहीं करनी, मुझे तेरी कसम। मैंने शादी नहीं करनी, मुझे तेरी कसम। ओ बेटा बने है क्यों सौदाई, ओ बेटा बने है क्यों सौदाई, मैंने माना तुझे जवाई। मुन्ने ओ मुन्ने काहे घबराए तुझे मेरी कसम, ओ मुन्ने काहे घबराए तुझे मेरी कसम। सुन री माई अब क्या तुझसे अपना हाल छुपाऊं है, अपना हाल छुपाऊं। तनख्वाह 200
मिलती है क्या खाऊं और खिलाऊं, हाय खाऊं और खिलाऊं। मुझ पे मंडराए है कड़की, क्या खाएगी तेरी लड़की। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तेरी कसम, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तेरी कसम। सुन रे बेटा, जिस दिन मेरी अपनी हुई थी शादी है, अपनी हुई थी शादी, मेरे घर वाले की तन्हा थी तेरे से आधी है, थी तेरे से आधी। शादी हुई तो मिली तरक्की, सरुस भी तब हो गई पक्की। मुन्ने 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 काहे घबराए तुझे मेरी कसम, ओ मुन्ने काहे घबराए तुझे। लड़की तेरी चांद का टुकड़ा, उसकी सोच भलाई, उसकी सोच भलाई। पूर्णमासी दूज बनेगी जब मेरे घर आई, जब मेरे घर आई। बड़ी महंगाई का है दौर, तू कोई ढूंढ जवाई और। मैंने शादी नहीं करनी, मुझे तेरी कसम, ओ मैंने शादी नहीं करनी, मुझे तेरी कसम। शादी की तो बात बावरे है, किस्मत की रेखा है किस्मत की रेखा। तेरे बाप ने शादी की थी, तब तेरा मुंह देखा है, तब तेरा मुंह देखा। ओ मेरी बात को रखियो याद, ओ मेरी बात को रखियो याद, शादी से मिलती औलाद। मुन्ने मुन्ने काहे घबराए तुझे मेरी कसम, ओ मुन्ने काहे घबराए तुझे, तुझे मेरी कसम। हुई थी मेरे दोस्त की शादी, ले आया घर वाली, ले आया घर वाली। 5 बरस में 1 2 3 4 5 बरस में 6 बच्चों की भीड़ जमा कर डाली, भीड़ जमा कर डाली। ऐसी बिगड़ी उसकी जून, सीता रहा फटी पतलू। तुझे शादी नहीं करनी, मुझे तेरी कसम, मैंने शादी नहीं करनी, मुझे तेरी कसम। बाहर मूर्ख तेरा भेजा, किस चक्कर में आया है, किस चक्कर में आया। ये परिवार नियोजन आखिर किसके लिए बना है, किसके लिए बनाया। उमरिया तेरी बीती जाए, जवानी फिर से आके जाए। उमरिया तेरी बीती जाए, जवानी जाके फिर ना आए। अक्ल के कच्चे बच्चे 2 या 3 ही अच्छे, बच्चे 2 या 3 ही अच्छे। मुन्ने मुन्ने ओ मुन्ने काहे घबराए तुझे मेरी कसम, ओ मुन्ने काहे घबराए तुझे मेरी कसम। मर्द का जीवन रहे अधूरा, बेटा बिना लुगाई है, बेटा बिना लुगाई। अच्छा ओ मैया, ये बात तो मेरी इब समझ में आई है, इब समझ में आई। तेरी बात मुझे मंजूर, तेरी लाख बलाएं दूर। मैं तो शादी इब करवाऊं, मुझे तेरी कसम। तो पे वारी वारी जाऊं, तुझे मेरी कसम। अब तो सहरा में बंधवाऊं, तुझे मेरी कसम। मुन्ने वारी वारी जाऊं, तुझे मेरी कसम। मैं तो शादी इब करवाऊं, मुझे तेरी कसम। मुन्ने वारी वारी जाऊं, तुझे मेरी कसम। मुझे शादी नहीं करनी,
आप सुन रहे थे ये हास्य गीत। लेखक थे बी के पुरी और स्वर थे हरीश भारद्वाज और नरेंद्र कौर के। दोस्तों, जब घर घर में टेलीफोन आया तो सबने ये समझा कि वाह, क्या सुविधाजनक चीज घर में आई है। घर बैठे अपने रिश्तेदारों से बोल बतिया लेंगे, घर बैठे पति की खोज खबर ले लेंगे, ऑफिस पहुंचकर बिटिया स्कूल से लौटी या नहीं ये जान लेंगे। मतलब सारी की सारी चिंताएं दूर कर देगा ये टेलीफोन। उस पर भी जब मोबाइल का जमाना आया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन हमें क्या पता था कि ये टेलीफोन मुसीबत भी बन सकता है। जरा सुनिए कुछ बातें पीयूष कुमार वाजपेयी की ज़बानी। मैं जानता हूँ पड़ोसियों के घर टेलीफोन की बजती घंटी से आपकी नींद उड़ जाती होगी। सड़क किनारे टेलीफोन का चोंगा लिए काम करते टेलीफोन निगम के कर्मचारियों की किस्मत से आपको रश्क होता होगा। पब्लिक टेलीफोन बूथ पर टेलीफोन करने वालों की लगी लंबी कतारें आपका कीमती वक्त जाया करती होंगी। ऐसे में पत्नी और बच्चों की उलाहना भरी बातें कि आप कंजूस हैं, वरना क्या आप घर में एक अदद टेलीफोन न लगवा लिए होते, आपकी पीड़ा को निसंदेह और बढ़ा देती होंगी। और तब आप मन ही मन अपने घर टेलीफोन लगाने की योजना बनाने बिगाड़ने लगते होंगे, है ना? मुझे किसने बताया? अरे साहब, बताएगा कौन? अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यह तो मेरा भोगा हुआ यथार्थ है, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने अभी केवल टेलीफोन न लगवाने की पीड़ा झेली है, टेलीफोन लगवाने की नहीं। आपकी इस पीड़ा को पूर्णता तब मिलेगी जब आप अपने घर टेलीफोन लगवा लेंगे। मैं जानता हूँ आप मुझसे सहमत नहीं होंगे, ना हो मेरा क्या। वैसे मगही भाषा में एक कहावत है, मिट्टी छूकर देख, मुकदमा लड़के देख। तात्पर्य यह कि घर बनाने और मुकदमा लड़ने में होने वाली परेशानी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप खुद इन कामों में हाथ डालकर अनुभव ना पालेंगे। आजकल आधुनिक उक्ति यह है कि यदि आप किसी की तबाही चाहते हैं तो उसे पुरानी गाड़ी खरीदने अथवा टेलीफोन लगाने की सलाह दे दें, फिर देखें कि शांत खुशहाल परिवार कैसे विपन्न हो जाता है। वैसे यह सलाह मुझे किसी ने नहीं दी थी, यह तो मेरा खुद का बोया हुआ बबूल है। दरअसल टेलीफोन न होने की पीड़ा और परिवार के सदस्यों के व्यंग्यवानों ने टेलीफोन को मेरे दिमाग में अनिवार्य आवश्यकताओं की सूची में पहले नंबर पर टांग दिया। नतीजतन ईर्ष्या न करें, आप भी अपना रखें जैसे विज्ञापनों से प्रभावित होकर मैंने भी अपने घर में टेलीफोन लगवाने का संकल्प ले लिया। महानगर टेलीफोन निगम के आवंटन कार्यालय में सारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए महीनों जूते घिसने के बाद मेरा नाम भी टेलीफोन लगवाने को इच्छुक व्यक्तियों की फहरिस्त में शामिल हो गया। अपने घर टेलीफोन की घंटी सुनने को हम सब वैसे ही बेसब्र थे जैसे कि कोई पिता अपने आंगन में पहली संतान की किलकारी सुनने को उतावला होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी के पांव भारी हैं। आखिर भगवान ने हमारी भी सुनी। अभी टेलीफोन लगे घंटे 2 घंटे ही बीते होंगे कि उसकी घंटी बजने लगी। मैं लपका और बिना देर किए चोंगा उठाकर कान से सटा लिया। हेलो कहने ही वाला था कि उधर से आवाज आई, इज इट पोस्टमार्टम हाउस? मैंने सर पीट लिया। पहली ही घंटी में अपशकुन। अगले 2 घंटे तक घंटी बार बार बजती रही और मेरा घर पोस्टमार्टम हाउस बना रहा और हम लोग रॉन्ग नंबर कहकर उसे नकारते रहे। अगले 10 दिनों में हमारा घर रेलवे स्टेशन, स्कूल, डॉक्टर सिंधे क्लिनिक, पुलिस स्टेशन बना रहा, मगर किसी ने ना तो मेरे टेलीफोन का सही नंबर डायल किया और ना ही मुझे नाचीज को याद किया। तब मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। अपनी डायरी के पन्ने पलटे और परिचितों के फ़ोन नंबर डायल कर उनसे टेलीफोन लगवा लेने की बधाई ली। पड़ोसियों के घरों के दरवाजे खटखटाकर उन्हें अपने घर पर फ़ोन करने को आमंत्रित किया। महीने भर में हम लोगों ने सैकड़ों कॉल किए, जिसमें कम से कम आधे उन पड़ोसियों के थे जो मुझे बधाई देने आए थे। बदले में मैंने उन्हें चाय नाश्ता करवाया था। वे सिनेमा हॉल में अपनी सीट बुक करवाने से लेकर पुराने सामानों की खरीद फरोख्त जैसे काम मेरे ही फ़ोन पर निपटा चलते चलते मुस्कुराते हुए थैंक्स कह गए थे। उस दिन तो मुझे भी लगा था कि मैंने मैदान मार लिया है। खुद को पड़ोसियों से में स्टेटस वाला मान मैं गदगद हो गया और पहली बार जीभ से मेंशन नॉट फिसल आया। लेकिन मुझ पर बिजली तब गिरी जब महीने भर का टेलीफोन बिल 2784 रुपये आया। मेरी तनख्वाह कुल जमा 4000 रुपये, बोनस के पैसे मिले थे, उनसे बिल चुकता किया। अगले महीने पड़ोसियों से दुआ सलाम बंद हो गई क्योंकि मैं टेलीफोन में ताला लगाने लगा था। इसके बाद भी टेलीफोन के बिलों में कोई कमी नहीं आई। उनके भुगतान के लिए कर्ज लेना पड़ा। आखिरकार मैंने टेलीफोन निगम के खटखटाए, अधिकारियों के समक्ष अपना रोना रोया। मेरा शिकायती पत्र टेलीफोन निगम के टेबलों पर दौड़ा और जवाब लाया कि कंप्यूटर की गलत गणना के कारण मेरे टेलीफोन बिल में ज़्यादा राशि चढ़ गई थी। अगले बिल में इसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर आई बरसात। टेलीफोन पर भी सावन के रंग छाने लगे, लेकिन मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। टेलीफोन में कभी डायल टोन नहीं तो कभी यह एक तरफा काम करने लगा।
शिकायत बार बार दर्ज हुए। मालूम हुआ बरसात के कारण केबल फॉल्ट है। बरसात खत्म होने के बाद ही इसे सुधारा जा सकता है। अब तो घंटी भी नहीं बजती। टेलीफोन डेड है और मैं बरसात खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, इस पछतावे के साथ कि काश मैंने टेलीफोन न लगवाया होता। बहुत पछताए टेलीफोन लगवाकर। अभी आप सुन रहे थे पीयूष कुमार वाजपेयी की ज़बानी ये रोचक वार्ता। दोस्तों, वक्त बदलता है और बदल जाती है समाज की संस्कृति, पहनावा, पोशाकें, खान पान, रीति रिवाज, यानी सब कुछ बदल जाता है वक्त के साथ। शायद इसीलिए अपने बूढ़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि अब हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, बहुएं पूरे घर के लोगों को खाना खिलाकर सबसे बाद में खाती थीं, घूंघट काटती थीं, और अब की बहुएं सिर पे पल्ला तो क्या, ढंग से तन भी नहीं ढकती। इस तरह की तमाम बातें हमारे बुजुर्ग कहते पाए जाते हैं। कुछ इसी तरह की बातों को समेटा है सुशीला कुंवर बहादुर ने अपनी इस रोचक वार्ता में। तब और अब, पहनावा ओढ़ना, तीज त्योहार। मैंने आजकल की बहू बेटियों को कहते सुना है कि अम्मा जी बेचारी क्या जाने एंजॉय करना। सुन के मुझे हंसी आ गई। मैं तो कहूँ हूँ ये क्या एंजॉय करें। गई सनीमा, वहाँ 3 घंटे निकाल आई, या ज्यादा से ज्यादा लिया, अपने मियाँ को शाम को घर से चली गई। किसी सहेली के वहाँ बातें हुई, फिल्म स्टार की, कौन सा अच्छा है, कौन किसकी पसंद का है। मरे वो कैसे तरह तरह के नाच चल गए हैं, कूद कूद कर। बस जहाँ बैठी उसी की चर्चा। ये है इन लोगों का एंजॉयमेंट। अगर ये हमारे ज़माने की बातें सुने तो शायद इन लोगों को यकीन ही ना आवे। कैसा वो ज़माना था कि जिसको याद करके आज भी मन हिलोरें लेने लगता है। कितनी हंसी थी, कितनी खुशी थी, और कितनी प्यार मोहब्बत थी एक दूसरे के लिए। हर रोज़ दावतें, खाने पीने होते थे। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, हमारे धोबी की छोरी सासरे गई। उस वक्त मैं भी इतना रोई जितना उसकी माँ। 2 दिन तक मुझे तो चैन ही नहीं पड़ा। उस दिन उसकी मिन्नी सासरे जा रही थी, मेरी बड़ी पोती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो देखो री, सारी की सारियों ने मजाक बना लिया कि अरे अम्मा जी, ससुराल जाने में रोने की क्या बात है। ये तो सब पुरानी बातें हो गई। लो और सुनो, अब माया ममता भी इस जमाने में पुरानी बातों में शामिल है। निरा दिखावा रह गया है, निरी नकली बातें हैं। न वैसा प्यार है, न ममता। इनके कॉलेज स्कूलों से कोई टीचर जावेगी बदली होकर तो देखो, विदाई के गीत जुड़ेंगे, रोएंगी। अब इन सबों से पूछो, इसमें रोने की क्या बात है। एक टीचर गई, दूसरी आ जाएगी। हमें तो कोई बुरा नहीं लगा, पर आजकल की तो बातें ही निराली हैं। मैं तो कहूँ हूँ सब नकली बातें हैं, सब नकली। कहीं भी पहले किसी असलियत नहीं है। अब पहनने ओढ़नों को ही लो। हमारे ज़माने में कैसे सुंदर सुंदर कपड़े गोटे किनारी के पहरे जावे थे कि अब तो कोई बना भी नहीं सकता है। मुझे ही लो, जब बड़े बेटे का ब्याह किया तो विनों ने कहा, सुनो हो, जैसी बहू की तिहल बनेगी वैसी ही तुम भी अपनी बनवा लो। मैंने कहा, अरे मैं क्या अच्छी लगूंगी इस उम्र में इतने सल में और गोटे के कपड़े पहन कर। तो बोले, वाह, अभी तो खूब पहरो ओढ़ो। मर्दों तक को कितना शौक था गोटे किनारी के कपड़ों का। हम किसी को अगर किनारी के दुपट्टे देते थे तो अपने हाथों से काम करके महीनों में बनते थे। कितनी खुशी हुई थी अपनी मेहनत की चीज देखकर। उतनी ही खुशी होती थी लेने वालों को। हर चीज सच्ची होती थी। उन कपड़ों की सलमा, सितारा, गोटा जहां पहन कर जाओ चमक आ जावे थी दावत में। बूढ़ी जवान सब मिलकर रंग जमाती थी। वो ढोल पर नाच होता था कि सारी रात निकल जावे। तब और अब, पहनावा ओढ़ना, तीज त्योहार। अभी आप सुन रहे थे ये रोचक वार्ता। वार्ताकार थी सुशीला कुंवर बहादुर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।